एल ई ग्राइनर का ग्रोथ मॉडल या ग्राइनर का ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मतलब वृद्धि, बढ़ना, विकास करना, बड़ा बड़ा होना, उसका एक मॉडल है, उसकी बात करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है। अगर हम इंसान या जानवर को देखते हैं तो हम पैदा होते हैं, और अगर हम मर नहीं जाते और हमको योग्य आहार और ऑक्सीजन और हवा पानी मिलते रहे तो हमारी ग्रोथ होती रहती है, प्राकृतिक रूप से होती रहती है। प्रकृति ही ये डिसाइड करती है, हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन्स है, हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में कोड है उसका कि हमारी बच्चे हैं, बड़े होते जाएंगे, उम्र बढ़ेगी, ऐसे बड़े होते जाएंगे, बच्चा मर नहीं गया या उसको मेल नरिश नहीं है, खाना रेगुलर जो भी खाना पीना चाहिए वो मिलता रहा। चाहे एक बीज हो, उसको ज़मीन में डाला, मिट्टी में से उसको न्यूट्रिएंट्स मिले, फर्टिलाइज़र दिया, पानी दिया, सनलाइट मिली, ऑक्सीजन में हवा मिली, जो भी मिला, CO2 मिला या जो भी मिला, और वो बीज में से पौधा बना, पौधे में से वृक्ष बना, पेड़ बना। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बिकॉज़ उसके डीएनए में ही प्रोग्रामिंग सेट है कि अगर उसका डिस्ट्रक्शन नहीं है तो उसका ग्रोथ होना नेचुरल है। तो प्रकृति ने ही ये फिक्स कर दिया है कि अगर आप ग्रोथ आपकी ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से अपने आप होती ही जाएगी। आप पैदा होते हो और आप बड़े हो जाते हो, किसी ने आपको बड़ा किया ऐसा नहीं होता, अपने आप बढ़ते हैं ना। अपनी आप देखते हो कि 1 साल पहले हाइट ये थी, 18-21 साल तक हाइट बढ़ेगी, तो 15 की साल में जो हाइट थी वो नापोगे, और 17 की साल में नापोगे तो हाइट बड़ी होगी। अब किसने बढ़ाई? किसी ने खींचा तो नहीं था आपको, अपने आप बढ़ी है वो। तो आपके ग्रोथ हार्मोन्स जो अंदर बॉडी ने, तो ये बायोलॉजी ही डिसाइड कर देती है। प्रकृति, कुदरत, नेचर, बायोलॉजी ने डिसाइड किया है कि ऑर्गेनिज़म का इस तरह ग्रोथ होना है। अगर ऑर्गेनिज़म सर्वाइव करता है तो, और उसको रेगुलर इनपुट मिलते रहते हैं फूड वगैरह के, तो जो ग्रोथ है ये एकदम ऑटोमेटिक किस्म का, नेचुरल किस्म का होता है प्राणियों में, ह्यूमन बीइंग्स में, और उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, अपने आप होता रहता है। लेकिन यही चीज़ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को लागू नहीं होती। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ इस तरह नेचुरल अपने आप नहीं होती। वो इंटरेस्टिंग है, और वही एली ग्राइनर ने अपने मॉडल में समझाया है। उनके मॉडल में क्या है? सबसे पहले मान लो एक बिज़नेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर एक नया बिज़नेस शुरू करता है, जिसे अब स्टार्टअप कहते हैं। नया बिज़नेस उसने शुरू किया, आइडिया अच्छा था, थोड़ा बहुत पैसा भी फंडिंग मिला या उसके पास था, प्रोडक्ट या आइडिया भी अच्छा था, एंटरप्रेन्योर इंटेलिजेंट है, मेहनती है, कॉम्पिटेंट है, संजोग भी साथ देते हैं, मार्केट भी साथ देती है, जो भी है, मेहनत करता है और ग्रोथ होती है। शुरुआत की और अपनी मेहनत से वो दौड़ा, बहुत मेहनत की, बाकी सब चीज़ें भी ठीक रही, काबिलियत भी थी, बाकी सब भी फेवर में रहा और उसकी ग्रोथ हुई। एक लेवल के बाद पहली क्राइसिस आएगी, पहली तकलीफ़ आएगी। इसको कहते हैं क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की क्राइसिस। इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, एंटरप्रेन्योर अकेला है, बिजनेसमैन, CEO, फाउंडर, मालिक, वन मैन आर्मी की तरह वो कर रहा है। एक आध दो तीन लोग होंगे या नहीं भी हो जो उसको बेसिक सपोर्ट दें, सिंपल स्टाफ, या ना भी हो, अकेला ही सब करता हो। लेकिन मेन फोकस तो उसी पे था, काम तो वही कर रहा था, धंधा लाने का, बिज़नेस बढ़ाने का, प्रोडक्शन बढ़ाने का, मार्केटिंग करने का, सारे डिसीजन सब कुछ वही कर रहा था। अभी अकेला कितना पहुंचेगा? दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे तो कोई काम नहीं कर पाता। ह्यूमन बीइंग है, सुपरमैन नहीं है, सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, टाइम नहीं है, थक जाता है, तो कितना पहुंचेगा, कितना दौड़ेगा? भगवान नहीं है, सुपरमैन नहीं है, तो दौड़ने की एक लिमिटेशन है, काम की भी एक मर्यादा है। एक आदमी कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ कहाँ पहुँचेगा, कितने कस्टमर को मिलेगा, कितने डिसीजन ले पाएगा, कितनी जगह जा पाएगा, कितनी मीटिंगें कर पाएगा, कितना टाइम काम कर पाएगा? तो वो एक लेवल के बाद वो नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे संस्था की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि हर जगह पे वो लीडर वही है, पहुँच नहीं पाता है। तो ये लीडरशिप की क्राइसिस हो गई, और कई संस्थाएं इस स्टेज पे रुक जाती है। ऐसे कई बिजनेसमैन होंगे, छोटे बिजनेसमैन, जो चालू किया और इस स्टेज से आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो ज़रूरी नहीं कि वो नेक्स्ट राउंड तक पहुँचे ग्रोथ के, ये यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ पे टिकेंगे, या फिर यहाँ से नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। ऊपर बढ़ना है और ग्रोथ करना है और वृद्धि करनी है, बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, तो कुछ और करना पड़ेगा। वो सभी नहीं कर पाएंगे, जो कर पाएंगे वही आगे बढ़ेंगे। उसके लिए टीम लानी पड़ेगी,
आप अकेले सब करते हो ऐसा नहीं चलेगा, अभी टीम को लाना पड़ेगा, अच्छे आदमियों को जोड़ना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, नौकरी पे पढ़े लिखे लोगों को, प्रोफेशनल्स को, इंजीनियर्स को, मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, ऑफिसर्स या जो भी ज़रूरी, जहाँ पे ज़रूरी लोग हैं उनकी भर्ती करनी पड़ेगी। बहुत कम लेवल पे चलाया था, अभी नहीं होगा, अभी टीम की ज़रूरत है। तो आप टीम बना पाए, तो टीम को अट्रैक्ट करना, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना कि अच्छे लोग जो आपके साथ काम करने को तैयार हो, आपके साथ टिके और काम करे, ये कर पाना सबके बस की बात नहीं है। कर पाया तभी चलेगा, ये कर पाया अगर आप, तो आपका सेकंड फेज़ का ग्रोथ चलेगा। ये ग्रोथ चला, एक और क्राइसिस आ जाएगी, उसको कहते हैं क्राइसिस ऑफ ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता की, स्वातंत्र की या स्वाधीनता की क्राइसिस, जिसमें ये आपके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कहते हैं कि साहब हम तो खाली नाम के मैनेजर ऑफिसर हैं, कंट्रोल तो अभी भी आपके पास है, डिसीजन तो सब अभी भी आप लेते हो, पावर सब आपके पास है, अथॉरिटी सब आपके पास है, हम तो खाली एग्जीक्यूट करते हैं, आप जो कहते हो वो कम जाके करते हैं, इसको मिल के आओ तो मिल के आए, रिपोर्ट दो क्या हुआ, सारी सत्ता तो अभी भी आपके पास है। तो हम हमारी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पाते क्योंकि सब आपको पूछ के करना पड़ता है। तो हम ऑटोनोमस नहीं है, हम एम्पावर्ड नहीं है, आपने डेलीगेशन नहीं किया, आपने डिसेंट्रलाइज नहीं किया, अभी सेंट्रलाइज रखा है, केंद्रीकृत है सत्ता और पावर और अथॉरिटी, विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है, डेलीगेशन नहीं हुआ, एम्पावरमेंट नहीं हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, पावर अथॉरिटी सारी आपके पास है, सब आपको पूछ के करना पड़ता है। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा पोटेंशियल हम नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि आपने हमको छूट ही नहीं दी है करने की, तो हम हमारी कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको मज़ा भी नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत हेल्प कर पाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना हमें मज़ा आ रहा है, ना कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी। कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, आपकी नहीं होगी, हमारी नहीं होगी, किसी की नहीं होगी, तो हम यहीं पे लटक जाएंगे, हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो ये स्टेज, मतलब ये बताएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये होगा, ये स्टेज आके आएगा जब ऑटोनॉमी ना देने की वजह से आपकी कंपनी में क्राइसिस आएगी और आप उधर रुक जाओगे, स्टेगनेट हो जाओगे, या तो वहीं पे आपकी कंपनी रुक जाएगी, वहाँ पे टिकी रहेगी, या फिर उसके नीचे जाना चालू करेगी। अगर आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ हासिल करनी है, विकास और प्रगति और वृद्धि करनी है, तो अगेन कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, आपको सत्ता थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा डील रखनी पड़ेगी। सब दबा के हाथ में रखा है, सारे कंट्रोल, सारा पावर, सारी अथॉरिटी, वो छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत सत्ता देनी पड़ेगी, एम्पावरमेंट, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, वो सब करना पड़ेगा। लोगों को फैसले देने की छूट देनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी देनी पड़ेगी, ताकि वो अपने हिसाब से कर पाएँ और उनका भी पोटेंशियल हो, उनकी कैपेसिटी भी आप पूरी तरह इस्तेमाल कर पाओ, वरना आप उनकी कैपेसिटी का कुछ हिस्सा ही यूज़ कर रहे हो और अभी भी आपके ऊपर है, क्योंकि डिसीजन सारे आपको लेने हैं। तो अगेन एक लिमिटेशन आती है कि कितने डिसीजन आप ले पाओगे या कितनी जल्दी कर पाओगे। अगर आपने ये रियलाइज़ किया और आपने छोड़ा, डील दी और सही तरह से चला, तो आपकी ग्रोथ होगी। ये लोग आपने जो पावर दिया उससे है कि उनको भी एक फ्रीडम मिलेगी, वो भी काम कर पाएंगे, दौड़ेंगे, मोटिवेट होंगे और आपको हर जगह माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आपको सपोर्ट करेंगे और वो अपने आप ऐड करते जाएंगे बिज़नेस में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो और बिज़नेस बढ़ेगा, ग्रोथ होगी संस्था की। और उसके बाद एक और क्राइसिस आएगी। ये क्राइसिस ये होगी जिसको कहते हैं क्राइसिस ऑफ कंट्रोल। अभी आपने कंट्रोल छोड़ा तो इतने में कंट्रोल इतना छूट जाता है कि अभी कंट्रोल के बाहर चली जाती है बात। अभी ये सब अपने आप को बादशाह समझने लगते हैं। वो सूरज के रथ के 7 घोड़े हैं, अब 7 घोड़े अपने हिसाब से रथ को खींचना चालू कर दे तो रथ टूट जाएगा, बिखर जाएगा। एक मैनेजर कहता है उत्तर में जाओ, दूसरा कहता है दक्षिण, कोई पूर्व कहता है, कोई पश्चिम कहता है, कोई कहता है मेरी ब्रांच इंपॉर्टेंट है, दूसरा कहता है मेरी ब्रांच इंपॉर्टेंट है, कोई कहता है मेरा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंटों के बीच अंदर, बिजनेस यूनिट्स के अंदर, टीम के अंदर ईगो की, पावर की, इम्पोर्टेंस की वगैरह की लड़ाई चालू हो जाती है रिसोर्सेज के लिए। हर ब्रांचों के बीच में कौन इम्पोर्टेंट, किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, क्या नहीं, किसकी सत्ता ज़्यादा, किसका अधिकार ज़्यादा, ये उसकी टेरिटरी है, उसकी टेरिटरी, मेरे एरिया में तुम मत घुसो, ये सब झगड़े चालू हो जाएंगे। ईगो, डिज़ायर फॉर कंट्रोल, रिसोर्सेज, संसाधन पाने की इच्छा, मुझे ज़्यादा बजट मिलना चाहिए, वो झगड़े चालू हो जाएंगे। तो कंट्रोल आपने छोड़ा और स्थिति अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ये हो सकता है,
क्योंकि ये कोई मैथमेटिकली प्रिसाइज तो होता नहीं है काम की एग्जैक्टली ऐसा करना है वैसा करना है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपने कंट्रोल छोड़ा और अभी सब सूबे राजा के सामने खड़े हो गए, अब राजा क्या करेगा। तो सूबे बहुत पावरफुल हो गए, क्षत्रप बहुत पावरफुल हो गए, और बी लेवल के एंटरप्रेन्योर, बॉस, सीएमडी, सीईओ, चेयर, जो भी बोलो आप हो, लेकिन आपकी जो नीचे की टीम है, नेक्स्ट टीम लेवल की टीम, वो अभी इतनी पावरफुल हो गई कि वो अभी आप उनको कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हो, और उसके कारण अंदर अंदर झगड़ा, कंपटीशन, राइवलरी, ये सब बढ़ता रहता है और संस्था रुक जाती है, उसका विकास नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। तो ये आपकी क्राइसिस ऑफ कंट्रोल आ गई। कुछ संस्थाएं यहाँ पे रुक जाएगी, बिखर जाएगी, डिक्लाइन होगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोग आगे बढ़ पाएंगे जिस केस में आप वापस अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर पाते हो। अभी आपने छूट दे दी थी, तो अभी आपने वापस छूट लेना चालू कर दिया। आपने कहा कि नहीं, आप वापस इन लोगों को, पहले आपने दबा के रखा था, फिर ढील दी थी, अब आपको चैलेंज करने लगे हैं, तो आप वापस उनको सुधार के कान पकड़ के लाइन पे ला सकते हो। अगर आप ये कर पाए, अगर आप उनको वापस कंट्रोल में ला पाए, तो फिर ढंग से चलेगा काम। झगड़े अंदर अंदर के हैं वो मैनेज हो जाएंगे, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन गाड़ी तो आगे बढ़ेगी। तो नेक्स्ट फेज़ ऑफ ग्रोथ चलेगा, नेक्स्ट फेज़ ऑफ ग्रोथ चलेगा। लेकिन एक और क्राइसिस आ सकती है। ये क्राइसिस ये है कि आप वापस आपने कंट्रोल डाला है, अभी वापस कंट्रोल बहुत बढ़ गया है, अब की हर ज़रूरत से ज़्यादा लाल फीताशाही हो गई है, अप्रूवल हर चीज़ में लेनी पड़ती है, पूछ के डिसीजन लेना पड़ता है, प्लान एग्जैक्टली मैथमेटिकल नहीं होता। तो अभी वापस कुछ ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गई है, पहले नहीं थी, पहले था फिर नहीं था, अभी वापस आ गया और वापस ब्यूरोक्रेसी जैसा बन गई, एक बड़ी सरकारी संस्था जैसा हो गया, लाल फीताशाही हो गई, ऑफिसें, फाइलें घूमने रहती है, रिटर्न चाहिए, ये चाहिए, अप्रूवल चाहिए, डिसीजन का यही पावर है, वही पावर है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया, अफसरशाही हो गई। तो बड़ी ब्यूरोक्रेटिक संस्थाएं जो पब्लिक सेक्टर में देखने को मिलती है, ऐसी आपकी कंपनी हो गई। प्राइवेट सेक्टर में भी ब्यूरोक्रेटिक कंपनियां बड़ी होती हैं, तो ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि फिर आप इतना स्पीडीली, स्मार्टली, फास्ट मूव नहीं कर सकते, इतनी कुशलता से, चपलता से, निम्बली, एजाइल तरीके से काम नहीं कर सकते। छोटे कॉम्पिटिटर धनाधन फैसले लेते हैं, आपकी कंपनी धीरे धीरे हाथी की तरह मूव कर रही है, डायनासोर की तरह मूव कर रही है। तो आप खरगोश के सामने हार जाओगे, ये आप कछुए हो, वो स्टोरी भूल जाओ, इसमें आप स्लो पढ़ते हो और इसमें स्लो हार रहा है। तो अभी आप बड़े हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, ब्यूरोक्रेटिक हो गए, रिजिड हो गए, रेड टेप वाले, लाल फीता वाले हो गए हो, तो क्राइसिस आ गई। ये क्राइसिस ऑफ रेड टेप बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म हो गया। तो अभी आप यहीं पे रुक जाओगे, यहाँ पे ही स्टम्बलिंग आपकी चालू रहेगी, ठीक है, चलता रहेगा, या फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होगा और अगले स्टेज पे नहीं पहुँचोगे। अगले स्टेज पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वापस थोड़े कंट्रोल हटाने पड़ेंगे, कुछ रखने पड़ेंगे, कुछ हटाने पड़ेंगे, कहीं पे री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कि इतना सारा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर ज़रूरी नहीं है, हर जगह ये रिटर्न अप्रूवल ये सब ज़रूरी नहीं है, इतनी सारी रेड टेप नहीं है ज़रूरी, इतनी सारी फाइलों का काम नहीं है, सिंप्लीफाई कर दो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल और अमलदारी जो है उसको हटा दो, प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करो, इजी करो, आसान कर दो, अप्रूवल वगैरह री इंजीनियरिंग करो कुछ चीज़ों में। ये अगर कर पाए, स्टाइफलिंग कंट्रोल बहुत ज़्यादा डाल दिया था अमलदारी टाइप का, वो घटाया, तो आपकी फिर ग्रोथ होगी, वरना नहीं होगी। तो ये ग्राइनर का मॉडल है, जहाँ हर स्टेज पे ग्रोथ के क्राइसिस आती है, वो क्राइसिस रिजॉल्व करोगे तभी नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। तो हर स्टेज पे आपको नए सिरे से सोचना पड़ता है, नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, नया स्ट्रक्चर, रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग जब भी क्राइसिस आती है तब करनी पड़ती है। बेसिकली हर स्टेज पे आपको क्राइसिस आती है जब, तब आपको रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। रिस्ट्रक्चरिंग कब करनी पड़ती है, जब क्राइसिस आती है। तो जब भी क्राइसिस आती है ग्रोथ में, तब आपको सोचना पड़ेगा और नया स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा, नई स्ट्रेटेजी और फिर स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा। लेकिन ये कब आएगा, इससे कोई फिक्स कानून नहीं है कि भाई 10 करोड़ के टर्नओवर पे आएगा, 20 पे आएगा, 500 एम्प्लॉई पे आएगा, 1000 पे आएगा, ऐसा कोई फिक्स कानून किसी के लिए लागू नहीं होता। लेकिन ये हो सकता है कि ये फ्रेमवर्क ये है, कर्व ऐसा है, इस कर्व पे आप कहाँ हो आपको डिसाइड करना है। किसी स्पेसिफिक क्राइसिस में हो या नहीं हो,
ग्रोथ के कौन से फेज़ में हो और क्राइसिस पे हो या नहीं हो, वो आपको अपने लिए डिसाइड करना पड़ता है या किसी की हेल्प लेके डिसाइड करना पड़ता है, और फिर डिसाइड करना पड़ता है कि अभी कौन सी स्ट्रेटजी या स्ट्रक्चर इसके लिए सही है। तो पहले जो स्ट्रेटजी या स्ट्रक्चर आपको एक्स से वाई तक ले गए, अभी आप वो को वाई से जेड पे नहीं ले जा पाएंगे। तो हर स्टेज पे रिस्ट्रक्चरिंग ज़रूरी होती है। स्टेज कौन से लेवल पे स्टेज आता है, कब आता है, कितने साल में आता है, कितनी साइज़ पे आता है, उसका कोई फिक्स कानून नहीं है, लेकिन आता है, ये पॉसिबिलिटी पूरी है। तो ये मतलब ये क्लियर हो गया कि ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से नहीं होगा, हर बार रिस्ट्रक्चरिंग थोड़े थोड़े स्टेज पे करती रहती पड़ेगी। पहले की स्ट्रेटजी अभी काम नहीं आएगी, अभी नई स्ट्रेटजी सोचनी पड़ेगी, वही स्ट्रेटजी कुछ टाइम के बाद फिर चेंज करनी पड़ेगी, या तो उत्तर की जगह दक्षिण करना पड़ेगा, या एकदम दक्षिण नहीं तो थोड़ा टर्न करना पड़ेगा। कितना चेंज करना पड़ेगा, किस हद तक चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, वो तो हर कंपनी को अपने लिए सोचना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये समझाता है कि ग्रोथ यूनिडायरेक्शनली छोटे से बड़े हुए होते गए ऐसा नहीं होता है। अलग अलग लेवल पे ग्रोथ की अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग स्ट्रेटजी चाहिए, और वो हर कंपनी को इसमें से गुजरना पड़ेगा और उसको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है कि भाई ग्रोथ नेचुरली नहीं होगा कंपनियों में, बिज़नेस में अलग अलग स्टेज पे ये क्राइसिस आ सकती हैं, और अलग अलग क्राइसिस को आप ओवरकम कर पाओगे तभी आपकी नेक्स्ट राउंड की ग्रोथ होगी। तो रिस्ट्रक्चरिंग बीच बीच में ज़रूरी पड़ती है। कब रिस्ट्रक्चरिंग आएगी, कितने टाइम पे आएगी, उसका कोई फिक्स गणित नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के तौर पे ये डेफिनेटली यूज़फुल है। थैंक यू।